स्टूडेंट अपने को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, पहले एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है 4.1। 4.2 जो है पूरा का पूरा एक्सरसाइज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर ही है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हैं। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में इवेलुएट किया था ना डिटर्मिनेंट को, मतलब उसको एक्सपेंड करते रो 1 रो 2, जिस रो के अलोंग या जिस कॉलम के अलोंग ज़्यादा जीरोज होते थे उसके अलोंग एक्सपेंड कर देते थे। अब हम ऐसे डिटर्मिनेंट को, कुछ डिटर्मिनेंट ऐसे होते हैं कि जिसको आप एक्सपेंड भी नहीं करोगे तभी भी उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो वो कैसे स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज़ जानकर, डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट, पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है डिटर्मिनेंट। पहली प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि हम जब डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, अपने को मैट्रिक्स दे रखा है, तो जब A B C A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3 A11 B1 2 C1 3 A21 A2 2 A2 कोई भी डिटर्मिनेंट है, ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दें, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले, मतलब इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दे, तो ये क्या आ जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, A21 A31 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 A32 A33, ठीक है। तो इसके डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश। ठीक है, ट्रांसपोज कर दें अगर मैट्रिक्स को तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, ये था प्रॉपर्टी नंबर 1। अब स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है अपने पास। प्रॉपर्टी 2 है कि अगर हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम, ठीक है, इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि हम रो 1, और वो साइन कैसे लगाया जाता है, रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर देते हैं। रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर दिया तो अपने पास आ जाएगा ये A31 यहाँ आ जाएगा, A32 यहाँ आ जाएगा, A33 यहाँ आ जाएगा, और ये इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये A11 A12 A13 और ये A23 ये A22, ठीक है, कोई भी वैल्यूज़ होंगी। तो हम जब इसको ऐसे करके इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट, इसका अगर डिटर्मिनेंट डेल था तो इसका डिटर्मिनेंट माइनस टाइम्स डेल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 2। या फिर कॉलम को भी इंटरचेंज करें, जैसे C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज करेंगे तभी भी एक माइनस का साइन बाहर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये था प्रॉपर्टी नंबर 2। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 स्टूडेंट। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, प्रॉपर्टी नंबर 3 स्टूडेंट ये है कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। कैसे स्टूडेंट, देखो, अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, 1 3 5, दूसरा 4 6 8 और यहाँ पे 1 3 5, ये देखो कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल है स्टूडेंट। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिकल है। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट डेल है, तो अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं आपस में तो ये क्या आ जाएगा 1 1 5। हमने किसको इंटरचेंज करा, C1 को और C3 को इंटरचेंज करा। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, 3 एंड 5। हाँ स्टूडेंट, डेल्टा की वैल्यू माइनस डेल्टा आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इंटरचेंज करने पे माइनस बाहर आ जाता है ना, एक माइनस बाहर आ जाता है इंटरचेंज करने पे। रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस बाहर आ जाता है, जो कि हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 में पढ़ा था। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा।
अब देखो स्टूडेंट, डेल्टा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा, डेल्टा क्या है, एक नंबर है, तो 2 डेल्टा क्या हो गया, 0, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, तुम बेसिकली ये रखो कि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी नंबर 3। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 है स्टूडेंट। प्रॉपर्टी 4 जो है इम्पॉर्टेंट है, और स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट तो हर एक प्रॉपर्टी है। देखो क्या है कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा है ए बी सी ए सी डी बी सी डी। ठीक है, ऐसे करके हमको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है। तो प्रॉपर्टी 4 है कि किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में अगर हम कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो में अगर हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी k टाइम्स बढ़ जाएगी, k टाइम्स डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, जो भी था डिटर्मिनेंट पहले मान लो कि इसका डिटर्मिनेंट 6 था, अब हमने एक फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा स्टूडेंट। मैट्रिसेस चैप्टर में जब हमने पढ़ा था कि जब हम किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते थे अंदर तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते थे, हर एक रो और हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में अगर हम कोई k वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो किसी एक ही रो में मल्टीप्लाई करेंगे या फिर किसी एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या फिर किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये k टाइम्स डेल्टा हो जाएगा ये। और अगर हमको उसमें से कॉमन भी लेना होगा, अगर हमको मान लो कि k कॉमन भी लेना है, अगर मैट्रिक्स में कैसे कॉमन लेते थे शायद सिखाया नहीं है, मैट्रिक्स में अगर कोई वैल्यू सेम आ रही हो सब में तो कॉमन ले सकते हैं हम। मान लो कि सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाता था, 2 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4, तो हम सब 4 इंटू 4, 6 इंटू 4, अगर ये मैट्रिक्स होता था तो हर एक एलिमेंट में होता था ना, तब हम उसको कॉमन लेते थे। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या है कि जो हम कॉमन भी लेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से k को कॉमन लेना चाहूँ तो k को कॉमन ले सकते हैं, k को कॉमन ले लूँगी, a b b c और c d d। ठीक है स्टूडेंट, एक k को कॉमन ले लिया, किस में से, रो 1 में से कॉमन ले लिया। ठीक है, मतलब कि अगर मैंने r1 में k टाइम्स r1 कर दिया तो डेल्टा की वैल्यू जो है वो k टाइम्स डेल हो जाएगा, या फिर r2 में मैंने k टाइम्स r2 कर दिया तो डेल की वैल्यू k टाइम्स डेल हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, या फिर यहाँ पे और है, या फिर C1 में मैंने k टाइम्स C2 कर दिया, C1 कर दिया तो डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट k टाइम्स डेल्टा। ठीक है स्टूडेंट, और मान लो कि मैं हर एक रो में, रो 1, रो 2, रो 3 सभी में अगर मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर मैंने रो 1 को k टाइम्स r1 कर दिया, रो 2 को k टाइम्स r2 कर दिया, ठीक है, रो 3 को भी k टाइम्स r3 कर दिया, k टाइम्स r3 कर दिया, तो जो डेल की वैल्यू होगी स्टूडेंट वो 1 2 3 पावर 3, k का पावर 3 डेल आ जाएगी। मतलब जो इनिशियल था तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा k का पावर 3 से, क्योंकि हम तीनों में मल्टीप्लाई कर चुके हैं। एक में भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेल की वैल्यू उस कांस्टेंट के से मतलब कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी डेल की भी वैल्यू। ठीक है, डेल क्या है, एक नंबर है, डिटरमिनेंट क्या है, एक नंबर है। और स्टूडेंट एक चीज़, तो अगर हमको बोला जाए कि जो हम मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में हम कोई k टाइम्स a कर रहे हैं, मैट्रिक्स में अगर हम किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ k टाइम्स a, तो क्या आएगा स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट में अगर हमने मैट्रिक्स में पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया k से, तो मतलब अगर उसका हम डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं तो इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट के हर एक रो या हर एक कॉलम में क्या है, k से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, k टाइम्स n डिटर्मिनेंट ऑफ a। n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर पे भी डिपेंड करेगा ना स्टूडेंट। अगर 2 by 2 का मैट्रिक्स होगा
2x2 का मैट्रिक्स होगा तो 2 ही बार तो k का यूज हुआ है, तो रो 1 और रो 2 में, तो k 2 बार k बाहर भी आ जाएगा, डिटर्मिनेंट के साथ भी 2 k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। समझ में आया अच्छे से कि डिटर्मिनेंट में अगर हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई एक ही रो या कोई एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे और उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी k टाइम्स बढ़ जाएगी। मैट्रिक्स से थोड़ा अलग है, मैट्रिक्स में हम हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं करेंगे। और अगर हमको कोई कॉमन भी कोई चीज़ लेनी पड़ेगी तो हम वो एक रो या एक कॉलम में से लेंगे। अगर तीनों में से लेंगे तभी भी सही है। ठीक है, तीनों में से लेंगे तो वो चीज़ तीनों में होनी चाहिए। और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे k था, यहाँ पे भी 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 k था। तीनों में से अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से k, यहाँ से k, यहाँ से k, तो k क्यूब बाहर आएगा स्टूडेंट। अगर हमने तीनों में से कॉमन लिया, k की वैल्यू k कॉमन लिया तीनों में से तो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ थी। और भी कुछ छूट रहा है? ठीक है स्टूडेंट, एक चीज़ और है कि अगर ये प्रॉपर्टी नंबर 4 में ही कि अगर 2 रो या 2 कॉलम अगर कोई रो या कोई कॉलम जो है प्रोपोर्शनल में है, मतलब कि यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे c है, और यहाँ पे 2 टाइम्स a, यहाँ पे 2 टाइम्स b, यहाँ पे 2 टाइम्स c है, और यहाँ पे कुछ और है, 1 1 1 ले लो। ठीक है, ये अपने को मैट्रिसेस दे रखा है। तो ये दोनों देखो स्टूडेंट, ये प्रोपोर्शन में है। क्या इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे r1 को, या फिर इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, r2 में से 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, r2 में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बना, 2 बाहर आ जाएगा, और ये क्या a b और ये c, और ये a b और ये c। अब ये दोनों सेम हो गए स्टूडेंट, r1 और r2 सेम हो गया, तो ये इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 2 से हमने ये सीखा है। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ आया। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 5 में है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपका कि इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर expressed as sum of 2 terms, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। तो इसमें क्या बोला है स्टूडेंट कि अगर हमको डिटर्मिनेंट्स दे रखे हैं और उसको सम के फॉर्म में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट अपने को जैसे कि डिटर्मिनेंट दे रखा है कोई सा भी, और ये सम, उसमें से कोई सा भी एक रो या फिर कोई सा भी एक कॉलम 2 एलिमेंट के सम के फॉर्म में दे रखा है। जैसे यहाँ पे दे रखा है a प्लस बी, सी प्लस a प्लस बी, सी प्लस डी, एफ प्लस जी। ठीक है, और यहाँ पे मान लो ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, अपने को ये दे रखा है, तो हम इस मैट्रिक्स को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट। मतलब ये जो प्लस का साइन है ना, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ये हो जाएगा ए ई एच। ठीक है, और मतलब एक पहला एलिमेंट को पहले मैट्रिक्स में डाल देंगे, ये आ जाएगा सी, ये आ जाएगा एफ, ये आ जाएगा आई, और ये आ जाएगा एफ, ये आ जाएगा जी, और ये आ जाएगा जे। और प्लस क्या स्टूडेंट, दूसरे वाले एलिमेंट को हम दूसरे में डाल सकते हैं। ये आ जाएगा बी, ये आ जाएगा डी, और ये आ जाएगा जी। तो ये इतना समझ आया स्टूडेंट, ये आ जाएगा ई, ये आ जाएगा एफ, ये आ जाएगा जी, ये आ जाएगा एच, ये आ जाएगा आई, और ये आ जाएगा जे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम ऐसे करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लो कि अपने पास दे रखा है 2 प्लस लैम्डा, 4 प्लस लैम्डा, 6 प्लस लैम्डा। ठीक है, और इधर दे रखा है 2 4 6, यहाँ दे रखा है लैम्डा लैम्डा लैम्डा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिख सकते हैं 2 4 6 लैम्डा लैम्डा लैम्डा, और प्लस लैम्डा 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 2 4 6 एंड यहाँ पे लैम्डा लैम्डा एंड लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट, कि मतलब हमने इस टर्म को अलग अलग कर दिया। ठीक है, और इसको अलग अलग कर दिया, मतलब जो प्लस के फॉर्म में लिखा हुआ है तो पहला टर्म हम पहले मैट्रिक्स में डाल दिया और दूसरा टर्म दूसरे मैट्रिक्स में डाल दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 5। और प्रॉपर्टी नंबर 6 स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 6 का बहुत यूज आएगा। प्रॉपर्टी 6 है अपने पास कि अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक है, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ
GHI, ठीक है, ये डिटरमिनेंट दे रखा है। तो अगर हम ऐसे करते हैं कि R1 में R2 को ऐड करते हैं, ठीक है, R1 में R2 को ऐड करते हैं, तो ये तो हम कर ही सकते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन R1 में R2 को K से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि पहले R2 में K मल्टीप्लाई कर दिया और फिर R1 में ऐड कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ इसमें लिख रहे हैं कि R1 में से K टाइम्स R2 को माइनस किया। अब यहाँ पे वो R2 में कोई चेंज नहीं आया है, R2 में कोई चेंज नहीं आया है, हम सिर्फ R1 में से K टाइम्स R2 को माइनस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा A प्लस K टाइम्स D, है ना, और ये आ जाएगा B प्लस K टाइम्स E, और ये आ जाएगा C प्लस K टाइम्स F, ठीक है स्टूडेंट। ये आ जाएगा D, ये आ जाएगा E, ये आ जाएगा F, ये आ जाएगा G, ये आ जाएगा H, और ये आ जाएगा I। दैट्स इट, ये बोला है, ठीक है। प्रॉपर्टी पे, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये करने से, ये बोला है स्टूडेंट।